बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? हेलो। यस मिस, आवाज यस मिस आवाज आ आ रही रही है आवाज। आवाज आ रही है। चले जी, स्टार्ट करते हैं फिर। स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? जी मिस। चलो अच्छा हो गया, जरा आवाज तो बढ़ाया, कुछ आवाज ही नहीं आ रही मुझे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है सॉफ्टवेयर में वो है बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ऊपर। और ये दो डिफरेंट लेक्चर्स में डिवाइडेड है, तो आज हम इंशाल्लाह दोनों ही कर लेंगे। आसान सा लेक्चर है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। मैं साथ साथ में कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो बताती जाऊंगी। ठीक है, तो बस फिर स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या चीज़ होती है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमारे पास बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि हम जब एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें ना उसको साथ साथ में टेस्ट करना पड़ता है। अब टेस्टिंग में भी ये होता है कि क्या हम उसको मतलब जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर हम टेस्ट करते हैं, उसका भी एक पार्ट है जिसके अंदर हाँ ऐसा भी होता है। लेकिन आपके पास टेस्टिंग इनिशियल फेजेस से भी शुरू हो जाती है। तो देर लाइक डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टेस्टिंग, और वो क्या क्या है वो हम देखते जाते हैं। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ मेथड टू चेक वेदर द एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैचेस एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स एंड टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज डिफेक्ट फ्री। ऑब्जेक्टिव क्या होता है टेस्टिंग का? यही होता है कि हम जो चीज़ डेवलप कर रहे हैं वो बग फ्री हो, एरर फ्री हो, डिफेक्ट फ्री हो। और कोई नहीं चाहता कि जो है वो एक डिफेक्टेड प्रोडक्ट जो है वो अपने क्लाइंट को दे, क्योंकि वो फिर क्लाइंट के लिए एक न्यूसेंस बन जाता है। और फिर इवेंचुअली जो है वो क्या होता है कि फिर आपका क्लाइंट जो है वो इवेंचुअली आपके प्रोडक्ट को अनइंस्टॉल कर लेगा और फिर वो उसको इस्तेमाल करना पसंद नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा जी, द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज टू आइडेंटिफाई एरर, गैप्स और मिसिंग रिक्वायरमेंट्स इन कॉन्ट्रास्ट टू एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स। तो टेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है, देखें टेस्टिंग का ये समझें कि ये कोई मामूली सी चीज़ नहीं है। जैसे हम अक्सर देखते हैं ना कि हम लोगों को कहते हैं कि नहीं कोडर्स अच्छे होने चाहिए, कोडिंग होना अच्छी बात है ये वो, लेकिन हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो होता है ना वो टेस्टिंग का है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में बाकायदा बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं किस चीज़ के बने हुए हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के, जिनका एंड दे आर पेड रियली वेल। और उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही होता है कि देखें डेवलप करना तो ठीक है, वो तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि एक एक एरर आइडेंटिफाई कर लें, बग पकड़ें, ताकि हम एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च कर सकें। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? हेलो, सो गए क्या? हेलो बेटा, आवाज़ आ रही है? जी जी मिस, आवाज आ रही है। हाँ जी मुझे। आ रही है मिस आ रही है। हाँ सही है सही है, चलो आगे चलते हैं। हाँ शेर की आवाज़ आ गई, अब शेर अभी आ गई आवाज़, अब आए वो आखिरी घंटे तक अब रहे। अच्छा जी, आगे चलें। अच्छा जी, हमारे पास ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस दी हुई हैं कि हाँ यूजुअली हमारे पास क्या होगा, कोडिंग होगा। ठीक है, कोडिंग क्या चीज़ होती है? कोडिंग डेफिनेटली जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो हम उसको कोड करते हैं। ठीक है, अब वो कोडिंग ऐसी शुरू नहीं कर देते, पहले हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, उसके बाद फिर हम उसमें कोडिंग शुरू कर देते हैं। फिर जब हमारा इवेंचुअली एक मॉड्यूल बन जाता है, फीचर कंप्लीट हो जाता है, या एक रिक्वायरमेंट्स जो हमने गैदर की है वो हम इवेंचुअली बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसकी करते हैं टेस्टिंग। अब टेस्टिंग सिर्फ ये नहीं है कि जी हमने बस एक ही वैल्यू डाल के चेक कर ली कि हाँ भाई ये चल रहा है। देखिए उसमें भी हमारे पास डिफरेंट टेस्ट केसेस का कॉन्सेप्ट आता है, वो अभी हम सेकेंड लेक्चर में जब आएंगे तो हम देखेंगे टेस्ट केस क्या होता है। और उसमें हम मल्टीपल तरीकों से एक ही फंक्शन को टेस्ट करते हैं, फंक्शन कह लें, मॉड्यूल कह लें, जिस चीज़ पे भी आप कोडिंग में टेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए डिफरेंट तरह की टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज भी होती है हमारे पास। चलें आगे, क्या है इंस्टॉलेशन, किस चीज़ को कहा जाता है? इंस्टॉलेशन डेफिनेटली ये है कि जब इवेंचुअली आपकी कोई भी ऐप आ गई, आपने मार्केट में रिलीज़ कर दी, तो फिर लोग उसको इवेंचुअली इंस्टॉल करेंगे, फिर ही यूज़ कर पाएंगे। और उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है द करंट सिस्टम इज रिप्लेस बाय द न्यू सिस्टम, या इवेंचुअली लोग एक नया सिस्टम या नई एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो वो इवेंचुअली उसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ है ये, खैर। अब ये ज़रा समझें वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन क्या चीज़ होती है। देखें ये दो ऐसे अल्फाज हैं जो आप एंड तक आपको जो है ना ये बार बार टकराएंगे, और लोग ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इन दोनों में एक्चुअली फ़र्क है क्या, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में।
अच्छा देखिए, यहाँ वेरिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, आर यू बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। देखिए, बात यहाँ ये है कि जब हम लोग रिक्वायरमेंट्स जब जमा कर लेते हैं, वो बेसिकली क्या है, वो स्पेसिफिकेशंस हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं किसकी, जो क्लाइंट ने हमें बताएं कि हमें भाई मैं चाहता हूँ ये सब हो। ठीक है। तो हम जब इनिशियल स्टेजेस से इसको बनाना शुरू कर देते हैं और बार बार चेक कर रहे होते हैं कि यार ये स्पेसिफिकेशन जो हमें दी गई है ये सही, हम सही बना रहे हैं इसको, मतलब ये अभी वो इनिशियल फेजेस ही है जब हम लोग उसको, ये डिप्लॉयमेंट से पहले, बहुत पहले वाला फेज है ये सारा, जिसके अंदर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, जो जो चीज़ हम बिल्ड करते जा रहे हैं उसको टेस्ट करते जा रहे हैं, तो वो उसको कहते हैं हम वेरिफिकेशन। आर यू बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। ठीक है। अब जरा वैलिडेशन पे आ जाओ। ये वो वाला पॉइंट है जिसके अंदर बेसिकली क्या है, अच्छा ये भी, अब देखिए, अब ये वो वाला पार्ट है कि आपका स्पेसिफिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब हमने जो बिल्ड कर लिया है, अब हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि यार उसकी नीड्स को ये मैच कर रहा है कि नहीं। हैव यू बिल्ड द राइट प्रोडक्ट। अब बात यहाँ ये है कि ये अभी डिप्लॉय अभी भी नहीं हुआ हुआ कि आपने जो है इसको डिप्लॉय कर दिया, एनवायरनमेंट में टेस्ट किया, ये फाइनल टेस्टिंग है, वैलिडेशन बिफोर डिप्लॉयमेंट। इसको कहीं ना कहीं हम अल्फा टेस्टिंग भी कहते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव सिंपली ये है कि जो चीज़ हम बना चुके हैं उसको अब हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट कर रहे हैं कि यार हमने जो बिल्ड किया है क्या वो करेक्ट है कि नहीं। तो वो बन जाता है वैलिडेशन। फर्क समझ में आया दोनों का, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन क्या है, जब हम बना रहे हैं, ठीक है, उसके साथ साथ जो जो हम टेस्टिंग करते जा रहे हैं, जब इवेंचुअली वो बन गया उसके बाद जब हम वो फाइनल टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसको हम अल्फा टेस्टिंग भी कहते हैं, मगर ये अभी फाइनली डिप्लॉय नहीं हुआ है आपके कहाँ पे, एनवायरनमेंट पे। ये उससे पहले वाली टेस्टिंग है। ठीक है। और हम सिंपली ये देख रहे होते हैं फाइनल टेस्टिंग कि जो है थिंग्स जो है वो सही से बिल्ट हुई कि नहीं। सही है। समझ में आ रही है। कोई कुछ बोल दे भाई। हेलो। जी जी मिस आ रही जी है। जी में समझ आ गई है। पर समझ में आ यस गया मिस ना। आ गई। अच्छा चलें आगे चलें। आ रही है समझ। चलो आगे आगे। अच्छा अब हम आते हैं यूनिट टेस्टिंग क्या चीज़ होती है। अच्छा अब देखो, जब हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई भी फीचर बना लिया, कोई भी फंक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, उस एक चीज़ को जब हम टेस्ट करते हैं ना, वो बन जाती है यूनिट टेस्टिंग। ओहो मेरे इंटरनेट को क्या हो रहा है। अच्छा देखिए, अब जैसे हमारे पास क्या है, अब सपोज करो तुम्हारे पास एक हमने एक एप्लीकेशन बनाई किस चीज़ की, अपनी फूड ऑनलाइन डिलीवरी की। ठीक है। अब उसमें एक मॉड्यूल या एक यूनिट क्या हो सकता है, एक मॉड्यूल हो सकता है जी, फीडबैक का एक मॉड्यूल बना हुआ है। ठीक है, वो हमने कोड किया, वो बना दिया। एक हमने मॉड्यूल बनाया हुआ है जी, अपने उसका मेन्यू को सर्च करने का। एक हमने मॉड्यूल बनाया है जिसके अंदर पेमेंट का मॉड्यूल है। ठीक है। इस तरह के बहुत सारे मॉड्यूल्स, डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, जो हम लोग बनाते हैं वो मॉड्यूल्स हो गए। अब उस चीज की, उस एक मॉड्यूल की जो हम टेस्टिंग करते हैं ना, वो बन जाती है यूनिट टेस्टिंग। इसी तरह इसको और आसान कर देते हैं, सपोज करो आपका कैलकुलेटर की एप्लीकेशन है। ठीक है, उसमें इतने बड़े बड़े मॉड्यूल्स तो नहीं होते, लेकिन उसमें क्या है, जैसे अगर सपोज करो मुझे एडिशन का फंक्शन चेक करना है, ऑपरेशन, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, ये भी यूनिट टेस्टिंग कंसिडर की जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर मुझे डिवीजन की जो है वो फंक्शन चेक करना है कि यार ये ऑपरेट सही हो रहा है कि नहीं, इसका रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं, ये बन जाएगा यूनिट टेस्टिंग। ठीक है। समझ में आया, तभी यूनिट का लफ्ज यूज हुआ है। यूनिट मतलब एक चीज, वन यूनिट। ठीक है। समझ में आई। बस हाँ, कोई यस यस बोल दो, कुछ बोलो तो पता चले ताकि हम आगे बढ़े। यूनिट समझ में आया, मिस यूनिट टेस्टिंग। जब हम एक चीज की इवेंचुअली टेस्टिंग करते हैं, मॉड्यूल हो सकते हैं, कोई छोटा पार्ट हो सकता है, कुड बी एनीथिंग। आवाज आ रही है। जी मिस आवाज आ रही है, समझ आ गया। सही है सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं एक चीज थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, देखो हमारे पास ना बहुत सारी टेस्टिंग है, अब इसमें ना बहुत सारी टेस्टिंग ना एक दूसरे से ओवरलैप भी कर जाती है। ठीक है, तो उसमें कोई वो होने की जरूरत नहीं है कि मैम अगर ये चीज़ तो उसमें भी लिखी हुई थी, इसमें भी लिखी हुई थी, इट डजेंट मैटर। ठीक है। हमारे पास है टेस्टिंग और वो इसी तरह इंटरचेंजेबली ये टर्म्स यूज होते हैं, और आपको समझ में आ जाएगा कि इनका डिफरेंस एग्जैक्टली होगा क्या, लेकिन कुछ ऐसे टेस्टेस हैं जो आपस में ना ओवरलैप करेंगी। तो अब यहाँ पे हम आते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये क्या चीज़ हो सकती है, ये चीज होती है कि देखें आप को ये अच्छी तरह पता है कि मैंने आपको शायद पहले ही बताया था कि जब हम कोई भी चीज बनाते हैं ना, कोई एप्लीकेशन, कोई कुछ भी, तो जरूरी नहीं कि हम हर चीज बनाएं। तो हम कभी कभार क्या करते हैं कि हम थर्ड पार्टी से उनकी एपीआई सर्विसेज यूज कर लेते हैं।
ठीक है, तो हम बेसिकली इंटीग्रेट कर रहे हैं, सही है। तो हम क्या होता है कि जब हम इंटीग्रेट, कोई नया मॉड्यूल आपने अपने सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर दिया, तो वो जब इवेंचुअली आ गया तो उसके बाद उसकी टेस्टिंग करके देखते हैं ओवरऑल सिस्टम के साथ कि यार ये किस तरह बिहेव कर रहा है हमारे सिस्टम के साथ, कोई मतलब ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही, कोई बग्स तो क्रिएट नहीं हो रहे। उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने ना कुछ जगहों पे कुछ टूल्स के नाम दिए हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, जैस्मिन आ गया, मौका आ गया, और फिर सेक्टा, मतलब और भी बहुत सारी टूल्स हैं। तो अगर तुम लोगों के पास टाइम हो तो इनको एक दफ़ा ट्राई आउट करना, ठीक है। हो सकता है अभी जैसे अभी 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 आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा हो जो आप इन टूल्स को यूज़ करते हुए टेस्ट, जस्ट ट्राई इट आउट। और ये सिर्फ सीखने के लिए मैंने डाला है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं टूल्स रिलेटेड कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने डाल दिया है, ठीक है। इसी तरह इंटीग्रेशन टेस्टिंग की एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दी हुई है। फूड ऑर्डर, यहाँ पे प्रीवियसली द कस्टमर कुड फाइनलाइज द फूड इन ऑर्डर विच वुड लेटर बी डिलीवर्ड एट हिज हर डेस्टिनेशन। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एपीआई मॉड्यूल जो था वो इंटीग्रेट किया गया, वेयर द कस्टमर कुड लाइव ट्रैक देयर फूड राइडर। तो अब क्या हो गया कि आफ्टर इंटीग्रेशन द होल एप्लीकेशन इज टेस्टेड टू सी दैट एवरीथिंग वर्क्स करेक्टली एंड नो मॉड्यूल कोड कोलाइड्स विद ईच अदर। ठीक है, समझ में आया इंटीग्रेशन टेस्टिंग, कि आपने एक नया मॉड्यूल उठा के अपने ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर उसको फिट किया है। अब फिट करने के बाद जो है फिर आप ओवरऑल उसको टेस्ट कर रहे हैं, देखने के लिए कि आपकी एप्लीकेशन के साथ कोई एरर्स तो नहीं आ रहे और सब बहुत स्मूथली रन हो रहा है, सही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ चेक ये करनी है कि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं। कैसे पता चलेगा? एक सेकेंड बेटा, मुझे सिर्फ एक चीज़ चेक करनी है। रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है? यू आर शेयरिंग द स्क्रीन, ठीक है। हाँ, हो रहा है। हाँ हो तो रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा खैर, ठीक है। अच्छा ये हो गया, अब आगे चलते हैं। एंड टू एंड टेस्टिंग किसको कहा जाता है? एंड टू एंड टेस्टिंग इस चीज को कहा जाता है कि जब आप देखो, जब हम इवेंचुअली पूरी एप्लीकेशन बना लेते हैं ना, स्टार्ट टू फिनिश, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं, जितना कुछ भी है, उसको जब हम टेस्ट करते हैं, फर्स्ट मॉड्यूल से लेके लास्ट मॉड्यूल तक, लाइक ओवरऑल जितनी भी आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम है, द इंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम, उसको हम कहते हैं एंड टू एंड टेस्टिंग। एंड टू एंड का लफ्ज का क्या मतलब होता है कि एक कोना और फिर एक दूसरा कोना। ये भी मैं क्लास में हूँ नहीं, वरना मैं आपको अपने हाथों से दिखाती कि इसका मतलब ये कि ओवरऑल जितना भी आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है, द एंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम, उसको आप ओवरऑल टेस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं एंड टू एंड टेस्टिंग। ठीक है, इधर भी मैंने जो है आपको टूल्स के नाम दे दिए, क्यूकम्बर हो गया, प्रोट्रैक्टर हो गया, जैस्मिन वगैरह। अगर आप में से कुछ लोगों ने एंगुलर जेएस या जावास्क्रिप्ट वगैरह इन सब से रिलेटेड काम किया हुआ है, तो आपको ये बहुत अच्छी टूल्स लगेंगे, तो इनको एक नज़र देख लेना। अच्छा जी, यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग क्या होती है? यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग, आई थिंक इस पॉइंट पे हमें ये बात समझ में आ गई होगी कि इंटरफेस क्या होता है। तो हमारे पास यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग सिंपल वर्ड्स में क्या है कि जो भी हमारे पास इंटरफेसेस हैं, यूज़र जब उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो वो किस तरह उसको फील हो रहा है। The aim of the UI test to check whether the user interfaces have been developed according to what is described in the requirement specification documents. By running UI test, you can make the applications users interfaces more user friendly and appealing to the eyes. अच्छा, ये ना थोड़ा सा उससे ओवरलैप होता है यूजेबिलिटी टेस्टिंग से, ठीक है। तो हैं दोनों एक ही चीज़ एट द एंड ऑफ द डे। और यूजेबिलिटी में भी हम ईजनेस चेक करते हैं कि एक यूज़र कितने आराम से जो है वो इंटरफेस को यूज़ कर सकता है। उसके भी अपने सेट ऑफ जो हैं वो स्ट्रैटेजीज होती हैं, मगर वो अभी आपको वो कोर्स पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ा दें तो अच्छा ही है, यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग का कोर्स होता है और अच्छा कोर्स है वो, खैर। मगर मैं यहाँ सिर्फ क्या बता रहा हूँ कि यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग ओवरलैप करेगा किससे? यूजेबिलिटी टेस्टिंग से, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलें। एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग जो है ना हमारे पास, ये हमने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में एक्सेसिबिलिटी का लफ्ज आया था, अगर आपको याद हो। और वो किस चीज़ के लिए था? वो था हमारे जो स्पेशल नीड्स के लोग हैं, ठीक है। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि कलर डिफिशिएंसी जो है, जो कलर ब्लाइंड लोग होते हैं,
उनको जहन में रखते हुए जो है ना आप चीज़ों को बनाएं। और वो यूजली क्या है कि बेसिकली तो डेफ लोग जो हैं उनका भी ख्याल रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी आप बना रहे हैं एप्लीकेशन, आप कोशिश करें कि आप इन लोगों को भी अपने उसमें रखें। ऑब्वियसली हम सबको तो कवर नहीं कर सकते जब हम स्पेशल नीड्स की बात करें, लेकिन हम कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों का ख्याल रखें। तो ज़्यादा शायद कलर ब्लाइंड जो है उन्हीं का ख्याल रखा जाता है। इसमें हम कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह का थोड़ा ध्यान रख लेते हैं ताकि वो भी इवेंचुअली हमारी एप्लीकेशन यूज़ कर सकें और उनको आसानी हो और वो भी हमारे एक टारगेट ऑडियंस का हिस्सा बन जाए। तो जब हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्टिंग करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। टेस्टिंग वेदर योर सॉफ्टवेयर इज एक्सेसिबल टू डिसेबल्ड पीपल और नॉट इज टर्म्ड एज एक्सेसिबल टेस्टिंग। ठीक है, इसके टूल्स देख लेना कि कौन से होते हैं, वो मैंने डाले नहीं इधर। अब हम आ जाते हैं अल्फा टेस्टिंग पे। अल्फा टेस्टिंग को वैलिडेशन टेस्टिंग भी कहा जाता है। और अल्फा टेस्टिंग सिंपल वर्ड्स में क्या है, द काइंड ऑफ टेस्टिंग टू लुक फॉर ऑल एरर्स एंड इश्यूज। ठीक है, द काइंड ऑफ टेस्ट इज डन एट द लास्ट फेज ऑफ ऐप डेवलपमेंट एंड इज परफॉर्म्ड एट द प्लेस ऑफ द डेवलपर्स बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट और बिफोर डिलीवरिंग इट टू द क्लाइंट टू इंश्योर दैट द यूजर क्लाइंट्स गेट एन एरर फ्री सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो बात यहाँ यही है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पॉइंट पे हमने अभी डिलीवर नहीं किया है अपना प्रोडक्ट, लेकिन ये बिल्कुल समझ लें कि आपकी वेरिफिकेशन का फेज ख़त्म हो गया और ये वैलिडेशन वाला पार्ट है। इसमें बस आप फाइनल चेक कर रहे हैं कि जो है ये हमारे कस्टमर नीड्स को जो है ये फुलफिल कर रहा है एंड वाज दिस बिल्ड करेक्टली। ठीक है, वाज द प्रोडक्ट बिल्ड करेक्टली। तो इसको हम कहते हैं अल्फा टेस्टिंग। आगे चलें। बीटा टेस्टिंग मैं असूम कर रही हूँ कि आपको पता होगा ये क्या होता है। बीटा टेस्टिंग किसको कहा जाता है? बीटा टेस्टिंग वो होता है जब हम इवेंचुअली अपने प्रोडक्ट को एनवायरनमेंट में, कस्टमर के एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये कंप्लीटली फाइनल प्रोडक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि हम क्या करते हैं कि बहुत सारे एप्लीकेशन में बीटा लिखा हुआ आ रहा होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि अभी हम इसको हमने लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन अभी हम देखना चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स अभी हमें फीडबैक देंगे। और वो मेन टारगेट होता है जिसपे हम ये देखना चाहते हैं कि वो कौन से एरर्स जो है ना आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम एज डेवलपर्स जो अभी हम अपने सिस्टम से हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं हमने टेस्ट करने के बाद जो भी पता किया, लेकिन हम चाहते हैं हमारे कस्टमर्स आइडेंटिफाई करके बताएं कि वो क्या क्या चीज़ें चाहते हैं कि हम सही करें। तो वो जब एक दफ़ा हो जाता है तो कुछ मंथ्स के लिए आप उसको रिलीज कर देते हैं। और जब आपको अच्छा खासा डेटा आपको मिल जाता है तो फिर उनमें से जो अहम चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं उनको प्रायोरिटाइज करके उनको अपडेट करके एंड देन फाइनली आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है ना वो रिलीज कर दिया जाता है। और फिर इस बार बीटा वर्जन करके नहीं लिखा हुआ होता है, फिर ओरिजिनल प्रोडक्ट ही जो है वो डिप्लॉय कर दिया जाता है। अच्छा जी, आगे चले। फिर आता है एडहॉक टेस्टिंग। एडहॉक टेस्टिंग आसान लफ्जों में इसका एक दूसरा लफ्ज जो होता है वो होता है मंकी टेस्टिंग। मंकी टेस्टिंग, मंकी का क्यों मंकी क्यों बोल रहे हैं? मंकी को कभी आपने देखा है छलांगे मारते हुए? वो कभी भी सीधे करके नहीं चलेगा, मतलब वो कभी दाएं कभी बाएं और फुतगरा फुतगरा होगा पूरे जहां में। तो इसीलिए इसको कहा जाता है एडहॉक। एडहॉक मतलब अनसिस्टमैटिक मैनर। कि बेसिकली जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं ना तो आप कोई कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है ना कुछ है, बस आप अपने लिहाज से कर रहे हैं टेस्टिंग। मतलब कोई सिस्टमैटिक मैनर नहीं है, कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, कोई प्रॉपर टेस्ट केस नहीं है। उसको हम कहते हैं एडहॉक टेस्टिंग द स्लैश मंकी टेस्टिंग। ठीक है, मतलब इट्स जस्ट लाइक रैंडम टेस्टिंग कह लें कुछ भी, और बस अपने लिहाज से आप टेस्टिंग कर रहे हैं और कोई मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन कोई प्लान नहीं है सच। उसको हम कहते हैं एडहॉक टेस्टिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ तक आवाज आ रही है तुम लोग को मेरी? हेलो? जी मेरी आवाज आ रही है। सही है, एडहॉक समझ में आया? मंकी टेस्टिंग क्यों कहते हैं इसको? जी जी मैं कि मतलब ऐसे ही रैंडम से बैठे बैठे "अरे, काम करते हैं इसको टेस्ट कर लेते हैं इस मॉड्यूल को आउट ऑफ द ब्लू", और जो है ना अपने लिहाज से कहना हाँ इसमें ये वैल्यू डाल देते हैं, ना कोई टेस्ट केस आप फॉलो कर रहे हैं ना कुछ। तो उसको वो बन जाता है। इसमें बस ये याद रखना कि वो एक सिस्टमैटिक मैनर में नहीं कंडक्ट की जाती। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है एडहॉक टेस्टिंग। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग किसको कहा जाता है? कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग इस चीज़ को कहा जाता है कि बेसिकली जब आप अपनी एप्लीकेशन को डिफरेंट डिवाइसेस पे टेस्ट करते हैं, डिफरेंट ब्राउजर्स पे टेस्ट करते हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे टेस्ट करते हैं, उसको आप कहते हैं कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। मतलब कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कितना कंपैटिबल है विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स, ब्राउजर्स,
एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, उसको हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना ये हो गया है पहला लेक्चर ख़त्म, और हमारे पास कितना टाइम रह गया है वो, इससे पहले कि वो बंद हो जाए, अभी हमारे पास है टाइम। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के। ये सारे लेक्चर में समझ में आ गया तुम लोगों को? कुछ पूछना है तो पूछ लो। समझ में आया हो? हेलो, कहाँ चले गए तुम लोग? हो गए, नहीं हो, सो रहे हो क्या? यस मिस, समझ में आ गया है। ये वाला समझ में आ गया? सही है। अब हम दूसरे लेक्चर पे जाएं। जी मैं कौन पूछ रहा है? ये कौन है? वैलिडेशन समझ में नहीं आया आपको? कौन है ये? देखो, वैलिडेशन का मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम जब लेट्स से तुमने अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, ठीक है, तुम लोग पहला एक फेज बनाया, दूसरा मॉड्यूल बनाया, तीसरा मॉड्यूल बना रहा है, साथ साथ में टेस्टिंग करते जा रहे हो, ठीक है, ये अभी तुम बनाते जा रहे हो, पहली दफा बना रहे हो, ठीक है, बनाते जा रहे हो, टेस्टिंग करते जा रहे हो, ये वाला पार्ट अभी क्या है? ये वेरिफिकेशन है। ठीक है, अभी पूरा कंप्लीटली इंटायरली सिस्टम नहीं बना, ठीक है, लेकिन तुम अभी पार्ट्स बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, इवेंचुअली तुम्हारे सारे फीचर्स जो है ना वो बन गए। तो अभी तुम्हारा वेरिफिकेशन वाला पार्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और जब हम वेरिफिकेशन में जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं ना, बस ये समझ लो कि हमें जो रिक्वायरमेंट्स मिली थी और जो फाइनलाइज हो गई थी, हम उन्हीं को देखते हुए बनाते चले गए। अब जब बन गया ना पूरे, सारे आपके पास आ गए, आपके जो मॉड्यूल्स हैं, कर ली उनकी टेस्टिंग, अब हम आते हैं फाइनल टेस्टिंग पे, समझ लो। मगर अब क्या है कि आपने बोला भाई अब हमें ना जरा टेस्टिंग करनी है, अब हमारे ये सारे वेरिफिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम ये जो देख रहे हैं ना कि ये बिल्ट हो चुका है, अब हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब टेस्ट करना है कि अब क्या सब कुछ प्रॉपरली बिल्ट हुआ है। अब हमें कस्टमर को जहन में, देखिए शुरू में भी हम कस्टमर को ही रख रहे हैं, लेकिन अब इस पॉइंट से कि नाउ इट इज कंप्लीट, अब हमें अपनी फाइनल टेस्टिंग करनी है। तो फाइनल टेस्टिंग, मगर अब ये वो वाली टेस्टिंग है कि अभी अभी तक ये डिप्लॉय नहीं हुआ है आपका ये जो प्रोडक्ट है, इट्स स्टिल इन द हाउस। अब हमें क्या करना है? अब हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट कर रहे हैं फाइनल टेस्टिंग, ठीक है, तभी इसका नाम अल्फा टेस्टिंग भी कहा गया है, और इसलिए इसको वैलिडेशन टेस्टिंग, जो फाइनल आप टेस्टिंग कर रहे हैं चेक करने के लिए यार कि हमने प्रोडक्ट सही बिल्ड किया है, और हमारे कस्टमर्स जो हैं वो, आपको लगता है कि वो जो है ना वो खुश होंगे इन पर्टिकुलर फीचर से। तो जब हम ये फाइनल टेस्टिंग कर लेना, तो तब हम कहते हैं कि हाँ भाई अब अल्फा टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, वैलिडेशन टेस्टिंग हो चुकी है कंप्लीट, नाउ वी कैन डिस्पैच दिस इनटू द कस्टमर्स एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या हुआ इर्सा, क्या कह रही है मिस? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की क्वेश्चन? हाँ हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी तरह भी आ सकता है ये, क्योंकि ये सिंपल सिंपल से ही है, सारे डिफरेंसेस आ सकते हैं। और आपसे यही पूछा, देखो टूल्स आप लिखें ना लिखें वो आपकी अपना चॉइस है, वो मैंने सिर्फ आपके लिए डाला हुआ है। मैं दोबारा कह रही हूँ कि जो मैंने टूल्स मेंशन किए ना, वो सिर्फ इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि आप खुद जाके इनको चेक करें और देखें, क्या पता आपको जो है कुछ सीखने को मिल जाएगा। और लेकिन डिफरेंसेस आ सकते हैं, तो किसी भी दो या तीन जो है वो मैं जो टेस्टिंग है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे डिफरेंसेस पूछ सकती हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब हम चलें दूसरे वाले लेक्चर पे? चलें? समझ में आ गई जी? जिसने भी पूछा था वैलिडेशन, बेटा समझ में आ गया? मेहताब, समझ में आया आपको वैलिडेशन? ठीक है, चलें अब दूसरे वाले लेक्चर पे चलें? चलेंगे नहीं चलें? चलो चलते हैं। अच्छा, अब हम जरा देखते हैं कहाँ से करना है ये न्यू शेयर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टू। अच्छा जी, अच्छा जी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टू पे हम आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टू में आपके पास क्या है? इसके अंदर वो कंटिन्यूएशन ही है, और अब हम आते हैं ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। अब मैंने आपको बताया था कि देखें बहुत सारे टेस्ट जो है ना वो ओवरलैप करेंगे, तो अब ये देखें ये कंपैटिबिलिटी टेस्ट का ही एक पार्ट है ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, और इसका नाम जैसे बता रहा है कि आप अपने एप्लीकेशन को डिफरेंट तरह के ब्राउज़र्स पे टेस्ट करते हैं। कौन कौन से ब्राउज़र्स होते हैं हमारे पास? डिफरेंट तरह के, ओपरा है आपके पास फायरफॉक्स है, आपके पास गूगल क्रोम है, और भी कोई है, हाँ आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है।
तो ये डिफरेंट तरह के ब्राउजर्स हैं आपके पास, इन पे आप अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें भी मैंने बहुत सारे आपको टूल्स बता दिए हैं, उनको चेक कर लेना, देख लेना, सीखने को मिल जाएगा, और कोई खास कोई वजह नहीं है। अब थोड़ी सी परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए, परफॉर्मेंस टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव सिंपली होता है देखने के लिए कि टू चेक इफ द सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस इज गुड और नॉट। अब बात यह कि कैसे टेस्ट होता है। These performances testing tools that analyze your app's performance and show you the performance issues. अब देखिए, ये यूजुअली इस तरह टेस्ट किया जाता है कि आपके पास डिफरेंट तरह के जो है ना टूल्स अवेलेबल हैं, और हम सिंपली किसी भी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं उस पर नंबर ऑफ लोड डाल के। नंबर ऑफ लोड का क्या मतलब होगा? नंबर ऑफ यूजर्स अगर हम डालें, अगर इतना ट्रैफिक आया, तो हमारे जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है वो कैसे, मतलब अच्छी रहेगी या अफेक्टेड हो जाएगी, क्या होगी, क्रैश कर जाएगा, क्या होगा? तो होता क्या है, ये जो टूल्स मैंने इसमें मेंशन किए हुए हैं, आप लोड रनर के अगर एग्जांपल लें, कोई भी एक भी कोई भी टेस्ट कर लेना, आप तुम्हारी मर्जी है। तो उसमें होता क्या है कि बेसिकली वो ना सिमुलेटेड यूजर्स जनरेट करते हैं आपके एप्लीकेशन को देखते हुए। सिमुलेटेड यूजर्स क्या होते हैं? वर्चुअल यूजर्स। कोई रियल में यूजर्स नहीं होता है कि जी 10,000 यूजर्स हैं। अब वो 10,000 यूजर्स कंपनी तो नहीं ढूंढते लगेगी, एक्सक्यूज मी आप आना चाहेंगे हमारी एप्लीकेशन? ये सब सिमुलेटेड होते हैं, वर्चुअली मेड यूजर्स होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि ये आपके एप्लीकेशन पे लोड डाल के देखते हैं कि ये क्या, मतलब इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, क्या ये स्मूथली रन कर रही है कि नहीं कर रही। तो आपके पास इसमें भी ना डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं परफॉर्मेंस के दौरान। एक तो आपके पास सिंपली होता है कि जो वो ओरिजिनल कैपेसिटी बर्दाश्त कर सकती है, पहले वो लोड जो है ना उस पर टेस्ट किया जाता है। उसके बाद आपके पास एक होता है स्ट्रेस टेस्टिंग। उसमें आप सिंपली क्या करते हैं कि बियॉन्ड आपकी जो एक्सटेंडेड कैपेसिटी है ना, वो भी डाल के टेस्ट किया जाता है देखने के लिए कि ये कितना बर्दाश्त कर सकता है और उसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है। तो इस तरह की चीज़ें आप टेस्ट करते हैं। और परफॉर्मेंस टेस्टिंग में सिर्फ ऑब्जेक्टिव यही होता है कि लोड डाला जाता है। और लोड किस तरह बनता है? सिमुलेटेड यूजर्स को यूज़ करते हुए। और उसके बाद जो है ना फिर देखा जाता है कि ये एप्लीकेशन कितनी स्मूथली रन कर रही है कि नहीं। समझ में आया? ठीक है, ये डिफरेंट तरह के आपके पास लोड को टेस्ट करने के टूल्स हैं। और देखो, मैं ऑनेस्टली बात बताऊं तो इनमें मेजॉरिटी तो डेफिनेटली सब पेड है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ट्रायल वर्जन डेफिनेटली मिल रहा है आपको, तो कोई नहीं, देख लेना, सीखने को मिल जाएगा। अच्छा, आगे चलें। अब देखिए, लोड टेस्टिंग आ गई, ये डेफिनेटली किससे इंटरलिंक्ड है? ये आपकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, और इसमें वही बात है सारी कि आपका लोड जो है ना सिमुलेटेड यूजर्स को जनरेट करके वो डाल के टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि आपकी जो एप्लीकेशन है उनका परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है कि नहीं। ठीक है, चलें आगे चलें। रिकवरी टेस्टिंग क्या चीज़ होती है कि जब इवेंचुअली अगर आपकी, जब देखो इसमें ना क्रैश करवाया जाता है एप्लीकेशन को, और क्रैश किस तरह कराया जाता है? वही लोड बढ़ा के। और डिफरेंट तरह के स्क्रिप्ट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं जिसके अंदर जो है ना सिंपली आपकी एप्लीकेशन को क्रैश करा के ये देखा जाता है कि ये कितनी देर में रिकवर करेगी, इसको कितना टाइम लगेगा रिकवर करने में। वो होता है आपके पास बेसिकली रिकवरी टेस्टिंग। ठीक है, और यही ऐसा, और अगर हम कहें कि नहीं एप्लीकेशंस क्रैश नहीं होती हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एप्लीकेशंस अच्छी से अच्छी भी कोई कंपनी की एप्लीकेशन होगी वो क्रैश ज़रूर कर जाती है, मगर फिर ये देखा जाता है कि ये कितने देर में अपने आप को जो है ना वो संभाल लेगी, मतलब अपने आप को रिकवर कर लेगी। ठीक है, आगे चलें। रिग्रेशन टेस्टिंग किसको कहा जाता है? देखिए, हमने अब तक एक चीज़ जो हमेशा पढ़ी कि देखिए, जब भी कोई एप्लीकेशन बनती है या सॉफ्टवेयर जब बनता है, तो इनिशियली हमें कुछ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस बता दी जाती हैं, हम जो रिक्वायरमेंट्स हमें मिलती हैं हम उसको लेते हुए बनाते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमने एक चीज़ देखी कि चेंजेस कि हम बनाते हुए बीच में कोई नई स्पेसिफिकेशन जो है वो हमें हुआ कि यार ये डाल लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है, इवन तो हम वो मॉड्यूल या वो फेज कंप्लीट करके आगे बढ़ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, लेकिन चेंजेस का ऑप्शन होता है हमारे पास। तो ये वही चीज़ है, उसको कहा गया है रिग्रेशन टेस्टिंग। कि अगर आपने लेट्स से कोई न्यू फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया, किसी पुराने वाले को हटाया, कोई नई चीज़ आपने इंट्रोड्यूस कर दी। अच्छा, मेरे ख्याल से रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो अभी है मेरे ख्याल से 10 मिनट है हमारे पास, खैर जो भी ये चलता रहता है। तो हाँ, मैं क्या बताई थी कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई नया कंपोनेंट डाला है या कोई फंक्शन नया डाला है या कुछ भी किया है,
उसको डालने के बाद जो है ना, फिर आप क्या करते हैं, यू हैव टू सी इफ द होल सिस्टम फंक्शंस प्रॉपरली आफ्टर दोज मॉडिफिकेशंस। टेस्टिंग ऑफ द होल सिस्टम आफ्टर सच मॉडिफिकेशंस इज नोन एज रिग्रेशन टेस्टिंग। अब हो सकता है बहुत सारे लोग हैं, मैम ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग से थोड़ा मिलता हुआ लग रहा है। हाँ बिल्कुल, इंटीग्रेशन टेस्टिंग से है थोड़ा मिलता हुआ, लेकिन आप इसको इस तरह इमेजिन कर लें कि ये किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात हो सकती है। उस केस में मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ये दोनों डिफर कर रहे हैं, वो एपीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप थोड़ा सोच सकते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग को। इधर जो है आप एक कोई नॉर्मल फंक्शन ऐड कर रहे हैं, कोई नॉर्मल कोड जो है, पीस ऑफ स्क्रिप्ट ऐड कर रहे हैं अपने कोड में, ठीक है, तो ओवरलैपिंग है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रही। आगे चलें। एपीआई टेस्टिंग आ गई, ठीक है। अब एपीआई टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग से मिलती हुई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये आ जाता है। अच्छा अब देखो इसको ना थोड़ा समझो कि एपीआई टेस्टिंग सिर्फ जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ नहीं होती, इसमें ना थोड़ा सा ये देखा जाता है, जिसमें लफ्ज इस्तेमाल किया गया है बिजनेस लेयर का। ये क्या चीज़ होती है? देखिए हमें ये चीज़ समझने की जरूरत है कि एक तो हमारी एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसपे हम काम कर रहे हैं, हमें चीज़ें पता है वगैरह। अब ये एक थर्ड पार्टी का एक पीस ऑफ कोड है, उनकी एक सर्विस है जिसको हम इंटीग्रेट कर दी हमने अपनी एप्लीकेशन के साथ। तो इसमें टेस्टिंग इस बेसिस पे की जाती है कि जब मैं यहाँ से कोई रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, तो जो थर्ड पार्टी है उसको एक्नॉलेज करके जो रिस्पॉन्स कर रही है, वो जो है ना, ये पूरा हमने एक ट्रांजैक्शन किया है, इसको कहा जाता है एपीआई टेस्टिंग। किस तरह? बिजनेस लेयर हम चेक कर रहे हैं इसमें, किस तरह कि हमने अपने प्लेटफॉर्म से एक रिक्वेस्ट भेजी, कुछ भी हो सकता है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जी राइडर कहाँ पहुंचा है, तो हम जूम इन कर रहे हैं, जूम आउट कर रहे हैं, हम उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जो हमारी थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन जो हमें प्रोवाइड कर रही है, उनकी तरफ से जो है हमने जो भी रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने उसका रिस्पॉन्स भेजा, उस चीज को हम जब टेस्ट कर रहे हैं वो बन जाता है एपीआई टेस्टिंग। इसलिए इसको कहा गया कि हम सिर्फ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिर्फ इसको टेस्ट नहीं करते, बिजनेस लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको टेस्ट करते हैं। अगर आप इसका सेकंड पॉइंट पढ़ें कि यू यूज सॉफ्टवेयर टू सेंड कॉल्स टू एपीआई, गेट आउटपुट एंड नोट डाउन द सिस्टम्स रिस्पॉन्स, कि वो थर्ड पार्टी हमें कितनी जल्दी रिस्पॉन्स दे रही है जो भी हम यहाँ से उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। क्योंकि ये हमारी नहीं है, हमने नहीं बनाई है एपीआई, हम क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी बिजनेस जो भी कंपनी, उनकी ये एप्लीकेशन या पार्ट ऑफ उनका जो एप्लीकेशन है उसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे चला। अच्छा जी, तुम लोग को ये शोर की आवाज आ रही है? हेलो, सो गए क्या? गायब हो जाते हो यार तुम लोग, कुछ तो बोलो। नहीं मिस, कोई शोर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, चलो अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब देखें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किसको कहा जाता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहा जाता है जो आपका देखें, ये वो टेस्टिंग है विच इज नॉट कंसर्न विद योर इंटरनल कोडिंग। ये किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे? आउटसाइड जो है आपके पास, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे चीजें हमें नजर आ रही हैं, उसको हम बेसिकली उसको कंसिडर किया जाता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। Black box testing is a software testing methodology in which the tester analyzes the functionality of an application without a thorough knowledge of its internal design. क्या फर्क है व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स में? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आउटसाइड की टेस्टिंग है, ठीक है, और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इसको कहा जाता है जो इंटरनल टेस्टिंग है। जितनी भी अब तक हमने टेस्टिंग देखी है ना, जो मेजोरिटी है, वो सब कहीं ना कहीं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ही है, कि हम जो है वो कोड को टेस्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वो सब बन जाता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में यहाँ हमें एग्जाम्पल क्या दी हुई है, यहाँ अगर हम एग्जाम्पल को देखें ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा एक एज का एक इनपुट बॉक्स है, जिसके अंदर उसने बोला कि एज लिखो, ठीक है, और इसके अंदर उन्होंने एक्सेप्शन क्या दी हुई है कि एक्सेप्ट वैल्यू फ्रॉम 18 to 60। और ये इक्वलेंस क्लास पार्टीशनिंग किसको कहा गया है कि आपको डिफरेंट तरह की रेंजेस बता दी गई हैं कि इनवैलिड क्या कंसिडर किया जाता है, वैलिड क्या कंसिडर किया जाएगा, और इनवैलिड क्या कंसिडर किया जाएगा। तो ये डिफरेंट तरह के आपके पास क्या है, रेंजेस हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर हम गौर करें कि यहाँ पे अब वही बात है, अभी क्लास में होता तो मैं तुम लोग से पूछती कि ये इसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन, क्या हमें टेस्ट क्या करना है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। हम यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट तरह की वैल्यूज डाल के देखेंगे। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैंने वैल्यू 16 डाली, तो ये क्या करना चाहिए? ये मेरा पहला टेस्ट केस है कि मैं पहले वैल्यू क्या डाल रही हूँ,
16 वैल्यू डाल रही हूँ, ठीक है, ये मेरा पहला टेस्ट केस है। तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि क्या होना चाहिए। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हैं हम, जिसमें हम ये चीज टेस्ट कर रहे हैं कि हमने इसी इनपुट बॉक्स के अंदर हमने वैल्यू डाली 16। बिल्कुल, तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इट शुड गिव अस इनवैलिड। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लेट्स से मैंने क्या डाली, मैंने डाली 62, क्या होना चाहिए। 62 पे मेरे पास जवाब क्या आना चाहिए, इनवैलिड आना चाहिए। ये मेरा दूसरा टेस्ट केस हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं वैल्यू डालती हूँ लेट्स से 20, क्या आना चाहिए, वैलिड आना चाहिए। ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कौन सी टेस्टिंग है कि हमने वी आर नॉट कंसर्न विद द इंटरनल पार्ट ऑफ द कोड, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द आउटसाइड। तो यहाँ पे इवेंचुअली हमारे पास क्या है कि हमने आउटसाइड पे डिफरेंट वैल्यूज डाल डाल के चेक की कि जो है ना ये पास होगा या नहीं पास होगा। तो जो इनवैलिड है वो फेल हो जाएंगे, तो हमें डेफिनेटली कोई एरर लिखा हुआ आ जाएगा कि जे इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट। तो जब हम वैलिड इनपुट डालेंगे तो ये फिर आगे वाले तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और फिर ये हम कहेंगे कि हाँ ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या हो गई, सक्सेसफुल हो गई। समझ में आया बेटा, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, कुछ तो बोलो। ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग समझ में आ गई। मेहताब ही लिख रहे हैं, मैं हमसे और भी कोई बताए, समझ में आई ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। वी आर नॉट कंसर्न विद द इंटरनल कोड, हम आउटसाइड जो भी हमें चीजें दी हुई ना हम उनको टेस्ट करते हैं। और भी कोई लिख दे। ठीक है, चलें आगे चलते हैं फिर हम। मेरे ख्याल से हमारे बेरली 3 मिनट रह गए। चलें आगे चलें। अब हम आते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब आपको मैंने अब क्या लग रहा है आपको वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होगा। डेफिनेटली हम इंटरनल कोड की टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो इसकी जैसे मैं ये हो रहा है कि अब 3 मिनट ही रह गए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो और मुझे बताओ कि ये कोड दिया हुआ है। ठीक है, मैं हमसे ये शायद थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा, तो जब तक नहीं हो रहा तब तक आप इसको देखें। यहाँ एक पीस ऑफ कोड दिया हुआ है और आपसे क्या कहा गया है कि टू एक्सरसाइज द स्टेटमेंट्स इन द अबव व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एग्जाम्पल व्हाइट बॉक्स टेस्ट केसेस, क्या कह रहा है, आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हैं। अगर आप A1 डालेंगे और B1 डालेंगे तो क्या होना चाहिए, क्या प्रिंट होगा। ये पहला टेस्ट केस है। दूसरा टेस्ट केस क्या है कि अगर आप वैल्यू A की -1 डालेंगे, B की -3 डालेंगे तो आपके पास क्या आउटपुट आएगा, बता सकते हैं आप लोग। ये हम क्या कर रहे हैं, हम अब कोड के साथ टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा गया है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, क्योंकि हम इंटरनल कोड को टेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने टेस्ट केसेस क्या बनाए हैं, मैंने एक टेस्ट केस ये डाला कि अगर मैं A की वैल्यू 1 डालूं, B की वैल्यू 1 डालूं तो मेरे पास क्या आउटपुट आना चाहिए। और मैं अगर दूसरा टेस्ट केस में -1 -3 डालूं A और B की तो मेरे पास क्या वैल्यू है, बताएं। A1 और B1 डालूं तो क्या आना चाहिए। क्या कह रहे हैं, अकील कह रहे हैं कि जब हम A1 और B1 डालेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, और अगर हम A = -1 और B = -3 लिखेंगे तो क्या आना चाहिए। सही है, समझ में आया कि यहाँ पे हमारे पास सिंपल वर्ड्स में क्या है कि हम जब कोड की टेस्टिंग कर रहे हैं इंटरनल कोड की तो वो बन जाता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। डिफरेंट तरह के टेस्ट केसेस आप यूज करते हैं, वैल्यूज डालते हैं और बस चेक करते हैं कि यार इसका रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो बन जाता है आपके पास वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया कि नहीं आया। आ गया मिस। ठीक है, अच्छा हमारे पास लेस देन 1 मिनट है, तो अभी किसी भी देर में जो है ना डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम रिज्यूम कर लेंगे। तो ठीक है, मैं बाकी जो है ना फिर अब ये पे हम ऐसी बातें कर लेते हैं और उसके बाद जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है तो फिर हम थोड़ी देर में रिज्यूम करेंगे और बाकी की स्लाइड्स वहाँ कंप्लीट कर लेंगे। जल्दी खत्म हो जाएगा ये, तो टेंशन नहीं लेनी। क्लास में होते तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन चले देखते हैं कि क्या होता है। और ये अब थोड़ी ही देर में जो है डिस्कनेक्ट होने वाला है। अम, हम्म मेरे पास टाइम लिखा हुआ नहीं आ रहा अभी फिलहाल, लेकिन बस ये आ रहा है लेस देन 1 मिनट। तो देखते हैं, खैर चलें टेस्ट केस देख लेते हैं। टेस्ट केस आपके पास क्या है, टेस्ट केस की मैंने थोड़ी बहुत आपको शायद अब आइडिया होना शुरू हो जाएगा।